नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदला है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है तो वहीं तेज हवाएं भी चल रही हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो आज और कल देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी तो तेज हवाएं भी चलेंगी। इसी के साथ दिन का टेम्परेचर जो है वो 3 से 4 डिग्री तक कम होगा, लेकिन ये बारिश सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित होगी किसानों के लिए। मौसम विभाग की माने तो देश के ज्यादातर हिस्सों में रविवार और सोमवार को बारिश होगी, तो वहीं अगले 48 घंटे तक इसका असर उत्तर और मध्य भारत पर रहेगा। इसके वजह से देश के अधिकांश इलाकों में बारिश या हल्की बूंदाबांदी होगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिस्टम मजबूत होने की वजह से देश के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। इसका असर पहाड़ों या फिर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हल्की बूंदाबांदी के रूप में देखा जा सकता है। वहीं किसानों की जो फसल है वो काफी नुकसान हुई है। खासकर गेहूं की फसल की बात करें, आलू की फसल की बात करें, जौ की फसल की बात करें, तो वहीं हरी सब्जियों की बात करें तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद दलितों के सबसे बड़े रहनुमा माने जाने वाले कांशीराम की जयंती आज लखनऊ में धूमधाम के साथ मनाई गई। ये बात और है कि कभी जो एक साथ थे और एक साथ इस जयंती को मनाया करते थे, आज अलग अलग हैं। जद्दू प्रसाद ने अपनी तरह से जयंती को मनाया, जुगल किशोर ने अपनी तरह से जयंती को मनाया और बीएसपी ने इस जयंती को अपने तरह से मनाया। कभी मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले सांसद जुगल किशोर अब बीएसपी से अलग हो चुके हैं। उन्होंने कांशीराम विचार मंच बनाया है और मांग की है कि कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र के बाद कल 12:20 पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है। प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया है और उनकी बात को सुना जाएगा। जुगल किशोर ने आज इस बात का दावा किया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी इस भावना का ख्याल करते हुए मानवर कांशीराम को भारत रत्न की उपाधि से जरूर सम्मानित करने में मदद करेंगे। भारी बहुमत से यूपी की सत्ता में आई अखिलेश सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए। 3 साल के सियासी सफर में सपा सरकार की कार्यशैली और कामकाज पर नजर डालें तो अतीत कभी उपलब्धियों से लबरेज दिखा तो कभी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बचाव की छटपटाहट भी नजर आई। लखनऊ मेट्रो एक्सप्रेसवे से लेकर औद्योगिक विकास और सड़क बिजली पानी की बेहतरी की उपलब्धियां हैं, तो वहीं प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था और मुजफ्फरनगर दंगा सरकार के गले की फांस बना। वहीं आम आदमी से जुड़े मुद्दे पर फतह हासिल करने की कवायद भी जारी है। 3 साल में उम्मीदें भी बंधी हैं, बेरोजगारों को नौकरी की आस भी है, तो समाजवादी पार्टी को मिशन 2017 के लक्ष्य की फिक्र भी। कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव के बीच पार्टी आने वाले 2 सालों में अपने सभी वादे पूरा करना चाहेगी ताकि 2017 के दंगल में खरी उतर सके। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरा होने पर जहां प्रदेश सरकार के नेता अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्षी दल हमलावर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश सरकार 3 साल में हर मुद्दे पर फेल हुई हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा। इसके साथ ही बेरोजगारों और जो नौजवान हैं उनको भी सरकार से पूरी तरह से निराशा मिली है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अगर बात कानून व्यवस्था की करें तो पिछले 3 सालों में 8000 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं, कई दंगे हुए और तमाम ऐसी वारदातें हुई जिसके कारण प्रदेश सरकार कुख्यात हुई। इस 3 साल को यदि परिभाषित करें तो ध्वस्त कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को संरक्षण, अराजकता, इन 3 कामों के लिए ये सरकार कुख्यात सरकार मानी जाएगी। वहीं लखनऊ की कानून व्यवस्था पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 15 दिन का अल्टीमेटम एटीएम लूट कांड में दिया गया था, लेकिन अल्टीमेटम बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार ने जो एसएसपी लखनऊ हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अक्षय पात्र फाउंडेशन और मिड डे मील योजना के तहत आधुनिक रसोई का उद्घाटन किया। इस रसोई के द्वारा 1 घंटे के अंदर 60,000 रोटियां बनाई जा सकेंगी और विद्यालयों में मिड डे मील के तहत गुणवत्ता परक खाना पहुंचाया जा सकेगा।
सरकार की मंशा है कि आगे आने वाले समय में आगरा, बनारस, कानपुर, इटावा और कन्नौज में भी इस योजना की शुरुआत की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री जहां एक तरफ 3 साल पूरे करने जा रहे हैं, वहां अभी भी उनको अपने विभाग के अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अक्षय पात्र योजना के लिए उन्होंने आगे इसके प्रबंधन के लिए इस संस्था पर एतबार किया, न कि अपने अधिकारियों पे। साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां सरकार अपने कामों की सराहना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी अपने अधिकारियों पर काम के लिए एतबार नहीं करती है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अब गरीब बच्चों को भी निजी स्कूलों में प्रवेश मिलने की सुविधा मिल पाएगी। कई सालों से यह अधिकार उत्तर प्रदेश में लागू तो है, लेकिन गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नाम मात्र को ही मिल पाता था। शिक्षा के अधिकार कानून को लागू हुए उत्तर प्रदेश में कई साल बीत चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों का आंकड़ा अगर हम देखें तो 6 लाख गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए था, लेकिन मिला सिर्फ 60 बच्चों को है। जी संगम ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो सरकार हरकत में आई। उसने इस साल जनवरी में एक शासनादेश जारी करते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के ऐसे वार्ड्स जहां पर सरकारी स्कूल नहीं है और निजी स्कूल काम कर रहे हैं, वहां गरीब बच्चों को उन निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए। इसके बाद वार्ड्स को चिन्हित करने का काम शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से 198 ऐसे वार्ड्स चिन्हित किए गए जहां पर सरकारी स्कूल नहीं है और निजी स्कूल हैं। इन निजी स्कूलों में अब गरीब बच्चों को इस सत्र से प्रवेश मिलेगा। 198 वार्ड्स में तकरीबन 30,000 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिन्हें निजी स्कूलों में गरीब होने के कारण प्रवेश मिलेगा। जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू के कहर का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश में अब बर्ड फ्लू के पांव पसारने से लोगों में दहशत का आलम है। मुर्गी के जरिए फैलने वाली इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार का स्वास्थ्य महकमा अब चौकन्ना हो गया है। अमेठी के शुक्ल बाजार इलाके में संक्रमित बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सरकार ने कल देर शाम एक शासनादेश जारी कर सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2 मार्च को अमेठी के शुक्ल बाजार इलाके में कुछ मुर्गियों और बतखों की मरने की संख्या सामने आई थी, जिसे पहले शासन ने नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद अगले 48 घंटे में मौतों की तादाद 350 का आंकड़ा पार कर गई, जिसके बाद इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। बड़ी संख्या में मुर्गियों के मरने की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और मुर्गियों के शवों का निरीक्षण करवाया गया, जिसमें बर्ड फ्लू के संक्रमित वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री की नाराजगी जताने के बाद आखिरकार डॉक्टर आरतीलाल चन्दानी के निलंबन के आदेश शासन ने जारी कर ही दिए। कानपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग की हेड रही डॉक्टर आरतीलाल चन्दानी को गत 23 दिसंबर को शासन ने बांदा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया था, लेकिन चन्दानी ने बांदा जाने से इनकार कर दिया था और इसे लेकर वो हाई कोर्ट भी गई थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बावजूद इसके चन्दानी बांदा नहीं गई और वो मेडिकल लीव लेकर छुट्टी में चली गई। लेकिन गत 12 मार्च को जब मुख्यमंत्री बांदा मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के लिए गए, तब उन्होंने मंच से चन्दानी के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए थे। उसी के बाद प्रमुख सचिव ने डॉक्टर चन्दानी के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। उन पर सरकारी आदेशों का अनुपालन न करने और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं। मैंने किसी भी तरह से अनुशासनहीनता नहीं की, कोई रूल नहीं तोड़ा, कुछ भी मैंने ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे मेरा निलंबन हो। लेकिन डॉक्टर चन्दानी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए इसे साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष मेडिकल छात्रों के उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का खामियाजा ही उन्हें निलंबन के रूप में भुगतना पड़ा है। मुरादाबाद का विकास प्राधिकरण इन दिनों पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की चपेट में है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी एक के बाद एक नए घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद के काशीराम नगर से है, जहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा ग्रीन बेल्ट की जमीन से दर्जनों की संख्या में हरे पेड़ कटवा दिए गए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ये पूरा खेल एक निजी वेंकट हॉल के मालिक को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। दरअसल निजी वेंकट हॉल मालिक के पास पार्किंग की जगह नहीं है, लिहाजा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा खेल करते हुए ग्रीन बेल्ट की जमीन से हरे पेड़ कटवा दिए गए। ये भी हमारे संज्ञान में आरोप आया है, इसकी भी पत्रावली मैंने मंगाई। दोनों प्रकरणों पे मैं सोमवार को बता जाएगी, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के संज्ञान में जब पूरा मामला आया
तो उन्होंने पूरे मामले की रिपोर्ट मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी और अधिकारियों से सोमवार शाम तक तलब कर ली है। बुलंदशहर में रातों रात चोरी हुई सड़क के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। यहां पर रात के अंधेरे में चोरी हुई सड़क की वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि चोर बड़ी सफाई से सड़क तोड़कर ईंटों को पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात में सबसे बड़ी भूमिका नगर पालिका के ठेकेदार राजीव कुमार की है, जिसे 5 महीने पहले सड़क बनाने का टेंडर मिला था। आपको बता दें कि इस सड़क के निर्माण में घटिया किस्म के टाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद खुद जिलाधिकारी चंद्रकला ने सड़क के ठेकेदार को फटकार लगाई थी। डीएम ने सड़क को श्रमदान घोषित करने और इस निर्माण कार्य की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस फटकार का वीडियो वायरल हुआ है और डीएम चंद्रकला को जमकर वाहवाही भी मिली थी, लेकिन डीएम की ही निगरानी में हो रही जांच में देरी की वजह से फायदा एक बार फिर चोरों ने उठाया है और मौका देकर चोरों ने सड़क पर बिछे टाइल्स को ही गायब कर दिया। चलती ट्रेन में यात्रियों के जान माल की सुरक्षा करने वाली भारतीय रेलवे की असलियत आज एक बार फिर से खुल गई। गया से बीकानेर जाने वाली गया बीकानेर एक्सप्रेस की एसी बोगी में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। यात्रियों की माने तो तकरीबन 1 दर्जन के आसपास यात्रियों का सामान उस समय चोरों ने उड़ा दिया जब वो यात्रा कर रहे थे। यात्रियों का कहना है कि चोरी के बाद उन्होंने स्थानीय जीआरपी से इसकी शिकायत की, लेकिन ना तो कोई जीआरपी का जवान वहां पर गया और न ही रेलवे के स्टाफ ने उनकी शिकायत तक दर्ज की। इलाहाबाद पहुंचने के बाद यात्रियों ने दोबारा जीआरपी को संपर्क किया, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही देखने को मिली। पूरी बोगी में बहुत जन का चोरी हुए भैया। जब हमने यहाँ पे मांगा कि हमें वो कुछ भी दो, कुछ प्रूफ दो या कुछ दो, तो बोलते हैं कुछ नहीं है, ना आपको कुछ अभी ऐसा कुछ है यहाँ पे। कंप्लेन बुक भी नहीं दिया। फिर हमने सबने साथ होके गए, उसके बाद हमें कंप्लेन बुक मिला। ना इसमें कोई जीआरपी की कोई सुविधा है, ना एक पुलिस वाला मिला है हमें। सुबह से एक भी चक्कर काटे, ना कोई गार्ड है, ना कुछ है, कुछ नहीं। हम लोग हेल्पलेस है। रेलवे के रवैये से साफ है कि अभी भी हालात बहुत कुछ नहीं बदले हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लंबे दावे अभी भी वैसे की तैसे ही हैं। मुरादाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं। बदमाशों के बुलंद हौसलों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब वो आम जनता के साथ ही पुलिस के जवानों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। वाकया मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का है, जहां बिस्किट कंपनी के 3 कर्मचारी 2 लाख रुपए कैश लेकर मुरादाबाद की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों में सवार 6 बदमाशों ने उनसे 2 लाख रुपए की लूट कर डाली। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक पुलिस के जवान और होमगार्ड ने जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो इन बदमाशों ने गुस्से में आकर होमगार्ड के गोली मार दी। हमारे एक होमगार्ड सुभाष सिंह एक कांस्टेबल के साथ ड्यूटी पर थे और ये कुंदरकी रोड पर एक हाईवे पड़ता है। उस हम कुंदरकी रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास मैजिक से कुछ लोग बदमाश टाइप के लोग लूट कर रहे थे, तो उसी को ये रोकने के लिए जाते हैं। ये तत्काल यहाँ कोई बदमाश गोली मार देता है पेट में। इन्हें वहाँ से साइन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। होमगार्ड को गंभीर हालत में मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेश की अनदेखी का मामला सामने आया है। यहां स्थित वीर अब्दुल हमीद सेतु पर टोल टैक्स की वसूली जारी है, जबकि नेशनल हाईवे के संयुक्त सचिव ने 12 फरवरी को ही अधिसूचना जारी कर टोल टैक्स की वसूली बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का खेल आज भी चल रहा है। जब इस बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता से बात की गई तो वे भड़क गए और मीडिया कर्मियों से ही बदसलूकी करने लगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके चले गए, सब न्यूज बताइए। कोई न्यूज चैनल बड़े हैं, कम न्यूज बनाए। सर आप बताएं ना बताएं वालों की बात, वो आप अपने बात सब करोगे आप, ठीक है आप मत दें, उसकी अलग बात है। हमने बात बताओ, इसमें कौन से ये बात हो गया। बरेली में एक बार फिर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन ने 3 जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। करंट लगने से एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई।
बाबूराम पड़ोस के ही गांव गंगापुर में लगने वाली साप्ताहिक बाजार से शाम को लौटे थे। दादाजी से बाजार से लाई गई चीज मांगने उनकी 4 वर्षीय पोती मानसी और इतनी ही उनकी निरांशी उनके पास पहुंची। तभी हाईटेंशन लाइन उन पर टूटकर गिरी और तीनों को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। बाबूराम और उनकी दोनों पोतियों की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से हुई मासूम मानसी, निरांशी और पूर्व प्रधान की मौत के बाद भी बिजली विभाग की नींद नहीं टूटी। विभाग इलाके की सप्लाई बंद करने के बाद गहरी नींद सो गया। यही वजह रही कि टूटा तार जोड़ने के लिए कोई नहीं पहुंचा और क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव में अंधेरा छा गया। देर रात तक तार जोड़ना तो छोड़ो, सूचना के बाद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। विभाग का अधिकारी कर्मचारी शायद इस डर से मौके पर नहीं पहुंचा कि उनको गांव वालों का आक्रोश झेलना पड़ सकता है। हाँ, शिकायत 2-3 बार करी है मगर कोई नहीं सुनता है और मतलब तार बहुत पथरे हैं इस पे और हल्के तार हैं, जहाँ तहाँ पे जोड़ भी हैं। इसमें इसी आए दिन घटना होती रहती है। बरेली में हाईटेंशन लाइन से हो रही मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं। अब ये देखना है कि इस हादसे के बाद बिजली विभाग की नींद खुलती है या नहीं। शाहजहांपुर में एक युवक की मौत को हत्या बताते हुए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा काटा। दरअसल मिथिलेश नाम का युवक जो कि तिलर थाना क्षेत्र के नगरिया गांव का रहने वाला था, पिछले 2 दिनों से लापता था। उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। शरीर पर कई काफी गहरे निशान के साथ ही उसको जलाए जाने के भी निशान साफ तौर पर नजर आ रहे थे। परिवार से हत्या बता रहा था। उसके बाद जब परिवार थाने पहुंचा तो उनको वहां से भगा दिया गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 24 को पूरी तरीके से जाम कर दिया और शव को जो तो वो सड़क पर रख दिया। इसके बाद दोनों तरफ जो ट्रकों की और बसों की लंबी कतारें नजर आईं। मौके पर पुलिस ने हालांकि जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने FIR दर्ज न होने तक जाम न खोलने की बात कही। इसके बाद वहां से गुजर रहे स्थानीय सपा विधायक राजेश यादव के ठोस आश्वासन के बाद ही जाम को खुलवाया जा सका। मदद पूरी की जाए, पुलिस कार्रवाई करेगी, शाम तक गिरफ्तारी होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो पुलिस कर्मचारियों ने गलत किया है उनके कानूनी कार्रवाई कराएगी। कल एसपी मिलेंगे आज शाम को। हालांकि इस दौरान जो वहां पर जाम में फंसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगी प्राइवेट कंपनी लगातार गुणवत्ता से खिलवाड़ कर रही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता की शिकायत करने पर प्राइवेट कंपनी के दबंग कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ताजा मामला कन्नौज जिले में देखने को मिला है। यहाँ के हिस्टोरिक इलाके में सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता की शिकायत करना एक अवर अभियंता को महंगा पड़ गया। अपर अभियंता को कंपनी के कर्मचारियों ने पीट दिया और उनके पास मौजूद सरकारी दस्तावेज तक फाड़ डाले। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला 13 मार्च का है और केस दर्ज हुए 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और कन्नौज पुलिस अधीक्षक को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। प्रत्यक्ष बुंदेलखंड की राज को मांग को लेकर बुंदेलखंड विकास सेना ने आज झांसी बंद का आह्वान किया। सेना के कार्यकर्ताओं ने शहर के कई हिस्सों में जागरूकता यात्रा निकाली और स्थानीय लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। इस बंद के आह्वान का झांसी में मिला जुला असर देखने को मिला। बुंदेलखंड सेना के कार्यकर्ताओं ने हिलाई चौराहे पर प्रदर्शन किया और कई इलाकों में जुलूस निकाला। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। शहर की गलियों पुलिस की टीमें लगातार गश्त करती दिखी। आने वाले दिनों में सेना के कार्यकर्ता दिल्ली में केंद्रीय मंत्री उमा भारती और राजनाथ सिंह के आवास के सामने अपना मुंडन कराए। फतेहपुर बिंद की कोतवाली के सुमेरपुर गांव में दीवार ढहने से एक दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके में पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कच्ची दीवार थी इसलिए नहीं बन पाई, कुछ इसलिए। वहीं उनके भाई का मानना है कि लोहिया आवास न मिल पाने की वजह से इन दोनों गरीबों की मौत हुई है।